हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, मात्रक एवं मापन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपन, एमसीक्यू यानी कि जो अबे सदे वाले क्वेश्चन होते हैं वो पढ़ेंगे, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, लघुत्रात्मक प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, सभी प्रकार के प्रश्न पढ़ेंगे। तो यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसी वीडियो के लिए। और आपको पीडीएफ चाहिए, इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो देखते हैं, अध्याय 1 है मात्रक एवं मापन। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न 1 है, बल की विमा है। बल की विमा क्या होती है? बल की विमा होती है m1 l1 t-2 यानी कि स वाला। ये कैसे आया? F बराबर यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण यानी ma। तो द्रव्यमान, त्वरण को हम क्या लिख सकते हैं? त्वरण को हम लिख सकते हैं v/t यानी कि वेग बटा समय। और वेग बटा समय को हम क्या लिख सकते हैं? विस्थापन बटा समय। तो इसलिए t एक पहले था और एक और t आ गया यानी समय का। द्रव्यमान वहीं का वहीं। और का तो लिखेंगे हम m1 l1 यानी इस विस्थापन का l1 लिखेंगे। v में सूत्र लिखना है अपने को। और ये t स्क्वायर है ना, तो ये t की घात नीचे 2 है तो ऊपर जाने पर ये माइनस की हो जाती है, इसलिए m1 l1 t-2। प्रश्न नंबर 2 देखिए, एक नैनोमीटर तुल्य है। उत्तर देखिए, एक नैनोमीटर, अपने को पता है 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। इसको देखकर आप यह मत समझ जाना ये 10⁹ मीटर है, प्लस का 9 मीटर और 10⁻⁻ मीटर। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन में 10⁻⁻ सेंटीमीटर यानी ये भी ऑप्शन में सही नहीं। इसको हम अब सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो एक नैनोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 10⁻⁹ 100 सेंटीमीटर यानी मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 10⁻⁹ तो ऐसा का ऐसे ही, और मीटर की जगह लिख दिया 100 सेंटीमीटर। 10⁻⁹ और 10⁻2 ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जब आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती है, तो -9 और +2 हो जाएगा 10⁻7 सेंटीमीटर यानी अपना स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 10⁻7 सेंटीमीटर। इसका वाला भी स वाला ही था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3 है, एक प्रकाश वर्ष दूरी का मान है। प्रकाश वर्ष एक लाइट ईयर का मान कितना होता है? एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है, न कि समय का। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो वो दूरी का मात्रक होता है। तो इसमें एक प्रकाश वर्ष में, एक लाइट ईयर में जो चली गई दूरी का मान कितना होता है? तो दूरी बराबर क्या हो जाता है? चाल गुणा समय, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो हम जानते हैं कि प्रकाश की चाल होती 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हो गया। और समय 1 साल, एक प्रकाश वर्ष है। वर्ष यानी एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365। और प्रत्येक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, और 24 घंटे के अंदर 1 घंटे के अंदर 3600 सेकेंड होते हैं। तो इस प्रकार से हमने सेकंड में कैलकुलेट किया टाइम को, तो ये टाइम है, अपना समय है। और ये चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 9.46 × 10⁻15 मीटर आ जाएगा। और अगर इसको किलोमीटर में करेंगे तो 10⁻−3 से गुणा कर देंगे तो ये किलोमीटर में आ जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 10⁻3 मीटर, और 1 मीटर बराबर हो जाता है 10⁻−3 किलोमीटर। तो किलोमीटर में आ जाएगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। तो ये हमारा ब वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर में दे रखा है और यहाँ पर 10⁻10 किलोमीटर है। और अपने को चाहिए मीटर के अंदर 10⁻15, लेकिन 10⁻15 नहीं है, इसलिए 10⁻12 इसको किलोमीटर में चेंज किया। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 है, किसी कण द्वारा तय दूरी x तथा t में निम्न संबंध है। ये संबंध दे रखा है x बराबर 80 + bt²। इसमें a व b की विमाएँ, अपने को a व b की विमाएँ ज्ञात करनी है।
ए व बी की। तो हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं कि x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 80 भी लिख सकते हैं और x बराबर लिख सकते हैं BT²। तो अपने को ए और बी की विमा निकालनी है। तो इसके लिए यहाँ से क्या हो जाएगा देखिए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा x/t। x अपने को दूरी में है यानी कि L1 और t हो जाएगा t-1, t हो जाएगा t-1। तो इसका तो पहला तो आ जाएगा LT-1 और दूसरे का यानी x BT² का क्या हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा x/b, x/t², सॉरी x/t²। तो x को लिख देंगे अपन L1, x को लिख देंगे L1 और ये t² जाएगा ऊपर तो t-2। तो अपना क्या कौन सा आंसर हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा L1 t-1 और LT-2। तो ये वाला ब वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ब वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, LT-1 और LT-2। तो देख सकते हैं, उत्तर देख सकते हैं 80 की विमा x की विमा हो जाएगी, 80 की विमा होगी जो x की विमा होगी L1, BT² की विमा होगी जो x की विमा होगी L1। आगे देखते हैं ए की विमा हो जाएगी x/t की विमा, x/t की विमा और ए की विमा सेम हो जाएगी और L1 t-1 हो जाएगी। ये बटा में t1 तो ऊपर जाएगा तो घात माइनस में हो जाएगी। तो इसी प्रकार बी की विमा भी निकल जाएगी अपने L1 t-2। प्रश्न नंबर 5 देखिए, एक ठोस गोले की त्रिज्या मापन में 2% की त्रुटि है, इसके आयतन मापन में त्रुटि है, इसके आयतन मापन में अपने को त्रुटि बतानी है। तो एक ठोस गोले का आयतन कितना होता है, ठोस गोले का आयतन होता है v बराबर 4/3 पाई r क्यूब। तो ये 4/3 पाई ये तो कांस्टेंट रह जाएगा और r क्यूब है तो इसके v यानी आयतन में प्रतिशत त्रुटि निकलेंगे तो 3 गुणा r में प्रतिशत त्रुटि। तो त्रुटि r की अपने को त्रिज्या में दे रखी, त्रिज्या मापन में, तो त्रिज्या मापन में दे रखी 2% और 3 गुणा 2% तो 6% अपना आंसर आ जाएगा। तो ये से वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यदि घनाकार वस्तुओं की भुजाओं तथा द्रव्यमान मापन में त्रुटियां क्रमशः 3%, 4% हैं तो घनत्व की गणना में अधिकतम संभव त्रुटि होगी। हम जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। अपने को क्या दे रखा है, द्रव्यमान के अंदर तो त्रुटि दे रखी है लेकिन भुजाओं में भी दे रखी है, भुजाओं में 3% दे रखी है और द्रव्यमान में दे रखी है 4%। तो इसके अंदर 4% दे रखी है तो इसको अपने को कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे करना है कि द्रव्यमान अपने आयतन होता है जो भुजा क्यूब होता है, क्या होता है किसी घनाकार का होता है तो भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब यानी कि अपने को भुजा में दे रखी है तो L3 हो जाएगा। तो यहाँ पर डी यहाँ पर घनत्व को दर्शा रहा है, डी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान है जैसा का जैसे और हम इसको आयतन को लिख सकते हैं L क्यूब लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए डी में प्रतिशत त्रुटि, इनका अपना अधिकतम मान कितना संभव है इनकी जोड़ करनी है। तो अम में यानी द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि और आयतन में प्रतिशत त्रुटि, इनका दोनों का योग हो जाएगा और ये L क्यूब है इसलिए 3 गुणा L में प्रतिशत त्रुटि और यहाँ पर अम में प्रतिशत त्रुटि यानी द्रव्यमान में प्रतिशत त्रुटि 4% है और इसमें 3 गुणा L में यानी भुजा में प्रतिशत त्रुटि है 3% और 4% प्लस 9% हो जाएगा 13%, यानी हमारा द वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा, द वाला। प्रश्न क्रमांक 7 देखिए, एक भौतिक राशि y बराबर MA/LB/T-C द्वारा व्यक्त की जाती है। यदि ML व T के मापन में क्रमशः α%, β% व γ% त्रुटि हो तो कुल प्रतिशत त्रुटि होगी। तो अपने को कुल प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो इनका सभी का योग हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, आइए प्रतिशत त्रुटि ए गुणा अम में त्रुटि यानी इसकी घात होगी जो आगे आ जाएगी इससे गुणा हो जाएगी और प्लस में अपने को प्लस करना है, अल में त्रुटि है तो बी इसकी उसकी भी घात आगे आ जाएगी और हम क्योंकि इनके कुल प्रतिशत त्रुटि निकाल रहे हैं इसलिए ये -c है ना, इसकी पावर -c नहीं होगी, ये भी अपने प्लस में ही आएगी, ये भी प्लस में आएगी तो +c गुणा टी में प्रतिशत त्रुटि। तो अम में प्रतिशत त्रुटि है α% और
तो ए गुणा अल्फा प्रतिशत, बी गुणा बीटा प्रतिशत, सी गुणा गामा प्रतिशत। तो इस प्रकार से ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्रतिशत, यानी कि अपना सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी गामा प्रतिशत। देखिए अगला प्रश्न देखिए, पार्सेक इकाई है। पार्सेक किसका मात्रक होता है? पार्सेक दूरी का मात्रक होता है। पार्सेक किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक। और एक पार्सेक बराबर कितने होते? 3.26 प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष यानी एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं? आपको मैंने आगे एक पहले क्वेश्चन में दिखाया था, कमेंट करके आप बताना कितने होते हैं। एक पार्सेक में 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। और लास्ट में मैं बताऊंगा इसमें सभी का पार्सेक दूरी का मात्रक तो है, वो पार्सेक, लाइट ईयर और एक खगोलीय मात्रक, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 9 है शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का मात्रक होता है, एक तो होता है अपना वाट। शक्ति का मात्रक एक होता है वाट, किलोवाट घंटा नहीं होगा, किलोवाट घंटा नहीं होगा। शक्ति का मात्रक होता है, और जूल पर सेकंड भी होता है, जूल पर सेकंड भी होता है। तो किलोवाट तो हो जाएगा ऊर्जा का, किलोवाट हो जाएगा ऊर्जा का मात्रक, और जूल भी होता है ऊर्जा का मात्रक या कार्य का मात्रक। और डाइन हो जाता है अपना बल का, बल का सीजीएस मात्रक होता है, बल का सीजीएस मात्रक होता है, बल का सीजीएस मात्रक होता है। तो अपना जो देखिए कार्य शक्ति बराबर हो जाएगा कार्य बटा समय, और कार्य बटा समय का मात्रक क्या हो जाएगा? कार्य का होता है ऊर्जा, और जूल का समय का हो जाएगा सेकंड। समय कार्य बटा समय को या ऊर्जा बटा समय को बात एक ही है, तो जूल बटा सेकंड आ जाएगा। तो इसको हम जूल बटा सेकंड को कहते हैं वोट, वोट कहेंगे। तो इसका बड़ा मात्रक होता है वो किलो वोट होता है। क्या होता है? किलो वोट। तो इस प्रकार से अपने को याद रखना है, शक्ति का मात्रक वोट होता है, वाट। प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, प्रकाश वर्ष किसके मापन के उपयोग में लाया जाता है? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रकाश वर्ष और पार्सेक और इनका क्वेश्चन बनेगा, एक क्वेश्चन लगभग बनेगा। तो ए वाला देखिए समय, ए है समय, बी है द्रव्यमान, सी है लंबी दूरी, डी है कार्य। मैंने आपको पहले बताया कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, तो लंबी दूरी को या दूरी का मात्रक, यानी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और एक लाइट ईयर मैं 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर, ये फिर से बता रहा हूँ, रिपीट हो जाएगा, इसको याद कर लेना, ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रश्न क्रमांक 11 देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का विमीय सूत्र होता है, इसका विमीय सूत्र बताना है अपने को। अपन जानते हैं F बराबर G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, और G बराबर क्या हो जाएगा? F(r²) बाई m1 m2। तो G की विमा क्या हो जाएगी? जो F(r²) बाई m1 m2 की विमा ही हो जाएगी G की विमा। तो बल का क्या होता है विमीय सूत्र? हमने प्रथम क्वेश्चन में निकाला, पहला क्वेश्चन ही वही था, m1 l1 t-2। ये तो सभी को याद कर लेना है। एक ये विमा अपने को किस किस की याद रखनी है? एक तो दाब इम्पोर्टेंट है, दाब है, घनत्व है, और दाब, घनत्व और कार्य है इन, और ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और इनका तो इम्पोर्टेंट है। ये बल तो मैंने पहले क्वेश्चन में आ गया था, तो ये सारे इम्पोर्टेंट है, इनमें से आ सकता है क्वेश्चन। तो m1 l1 t-2, तो ये l2 किसका हो जाएगा? r², ये दूरी का है, ये इसकी त्रिज्या का, तो l² हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर है, इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा l2। m1 m2 यानी ये द्रव्यमानों का गुणा है, यानी कि m1 तो क्या हो जाएगा? ये m1 से एक m1 कट जाएगा, तो m1 है, ये m1 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा m-1। और l² है, ये l1 है, एक और दो जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो l की घात 3 हो जाएगी। और t-2 है, ये t-2 है, तो यहाँ पर t-2 ऐसे कैसे? तो इसका अपना विमीय सूत्र क्या निकल के आया? m-1 l3 t-2। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। प्रश्न क्रमांक 12 है, निम्नलिखित युग्मों में किस युग्म की राशियों की विमाएं समान होती है? समान है, किस किस की राशियां अपने को समान है?
अपने को ये बताना है। कार्य और शक्ति, कार्य का मात्रक तो होता है जूल, कार्य का मात्रक होता है जूल। और इसने क्या कहा कि राशियों की विमाएं समान है, तो इस राशियों का विमाएं समान है का मतलब कार्य होता है अपना बल गुणा विस्थापन, कार्य होता है अपना बल गुणा विस्थापन। तो इसका क्या हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन, तो न्यूटन गुणा मीटर हो जाएगा। और शक्ति का, शक्ति होता है कार्य बटा समय, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। तो घनत्व, घनत्व का तो हो जाएगा ये, अपने को विमाएं बतानी है तो विमाएं तो हो जाएगी इसकी घनत्व की हो जाए m1l-3 T0। और ये अपेक्षित घनत्व, ये दोनों अपेक्षित घनत्व की तो विमाएं नहीं होती है, क्योंकि पदार्थ की आगे आएगा, अभी मैं बताऊंगा आपको। संवेग व आवेग, हाँ इनकी दोनों की विमा हो सकती है, बिल्कुल सेम हो सकती है। सी ऑप्शन हमारा राइट है, क्योंकि जो संवेग होता है, जो मोमेंटम होता है वो इम्पल्स यानी आवेग होता है जो संवेग में परिवर्तन की दर होता है। आवेग क्या होता है, संवेग में परिवर्तन ही आवेग होता है। संवेग आवेग प्रमेय पढ़ी होगी आपने, तो संवेग व आवेग प्रमेय आगे वाले चैप्टर में है हमारे, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रतिबल, विकृति, विकृति विमाहीन राशि है। आपेक्षिक घनत्व और विकृति दोनों विमाहीन राशि है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि दो विमाहीन राशियों के नाम बताइए, तो अपेक्षिक घनत्व, विकृति, प्राविद्युतांक, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है अपने पास। प्रश्न क्रमांक 13 देखिए, 2.121 में कितने सार्थक अंक हैं। सार्थक अंक बताने, सार्थक अंक का एक क्वेश्चन 100% आएगा, एक क्वेश्चन 100% आएगा, 100% क्वेश्चन आएगा सार्थक अंक का। अपने को याद करके इसके नियम रहते हैं वो पढ़ के जाना है अपने को। तो कोई भी शून्य अंक नहीं है यहाँ पर कोई भी शून्य अंक नहीं है, तो ये सभी के सभी क्या हो जाएगी, 1 2 3 4, यानी कि ये 4, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये 4 सार्थक अंक इसमें हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 14 देखिए, यदि वृत्त की त्रिज्या 2.12 सेंटीमीटर दी गई है तो इसका क्षेत्रफल दिया जाना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन में विद्यार्थी बहुत गलती करता है, बहुत गलती कैसे करता है मैं बताता हूँ आपको। वृत्त का क्षेत्रफल अपन जानते हैं पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान तो रख देंगे 3.14 और आर स्क्वायर 2.12 और गुणा 2.12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर में इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मात्रक लगाना आपको नहीं भूलना, एक तो वेरी इंपॉर्टेंट बात है, मात्रक लगाना नहीं भूलना है। इनको जब आप गुणा करोगे तो गुणा में क्या आ जाएगा, 14.112416, और आप लोग लगा के आ जाओगे डी ऑप्शन 14.1124, क्योंकि ये ज़्यादा दिख रहा है, ये अच्छा दिख रहा है, इसलिए ऐसी गलती अपने को नहीं करनी, ऐसी गलती अपने को नहीं करनी। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पर 2 अंक हैं, यहाँ पर 2 अंक हैं, जब इसका पूर्णांकन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि जब हम गुणा करेंगे, ये 2.12 है, ये 2.12 है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 अंक है ना, तो अपने को भी जो आंसर आएगा, आंसर को भी पॉइंट के बाद 2 अंकों में रखना है। तो इसलिए अपन इसका पूर्णांकन करेंगे, यानी कि 2 अंक के बाद अगला अंक आ रहा है अपना 2, ये वाला अंक आ रहा है, तो ये 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए 14.11 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यदि 5 से बड़ा आ जाता है तो उसमें 1 जोड़ देते हैं। प्रश्न नंबर 15 देखिए, 100 प्रेक्षणों के समांतर माध्यम में यादृच्छिक त्रुटि x है तो 400 प्रेक्षणों के समांतर माध्यम में यादृच्छिक त्रुटि होगी, तो वो x/4 हो जाएगी, यानी 1/4 हो जाएगी उसकी। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। प्रश्न क्रमांक 16 देखिए, सार्वत्रिक गैस नियतांक r का असह्य मात्रक होता है। r का असह्य मात्रक क्या होता है, यानी कि जो PV बराबर nRT या PV बराबर μRT अपन जो पढ़ते हैं, जो आदर्श गैस समीकरण है, तो उसमें जो r आता है तो वो गैस नियतांक का असह्य मात्रक क्या होता है। तो PV बराबर ये देख सकते हैं, PV को क्या लिख सकते हैं, इसका मात्रक हो जाएगा जूल, और म्यू यानी मोलों की संख्या, ये इसका मात्रक हो जाएगा मोल, और तापमान क्या हो जाएगा, केल्विन, तो जूल प्रति मोल केल्विन, तो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपना, सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है।
प्रश्न क्रमांक 17 देखिए, एक AMU तुल्य है। एक AMU एटॉमिक मास यूनिट किसके तुल्य है? ये देखिए 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27 और 1.66 गुणा 10 की घात माइनस 27, ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है किलोग्राम और यहाँ पर है ग्राम। और ये 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम और यहाँ पर है 6.023 गुणा 10 की घात 23 किलोग्राम। तो इसमें से क्या होगा? एक AMU एटॉमिक मास यूनिट हम किसके आदर्श पर मानते हैं? जो कार्बन 12 ग्राम, कार्बन 12 द्रव्यमान के 1/12वें हिस्से को अपन 1 मोल कहते हैं। तो इसका जब अपन सोल्व करेंगे तो ये अपन 1.66 गुणा 66059 गुणा 10 की घात माइनस 27 किलोग्राम अपने को प्राप्त होता है, यानी हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे देखिए अवोगाद्रो संख्या, ये तो देखते हैं अपने को सही हो जाना चाहिए। अवोगाद्रो 6.023 गुणा 10 की घात 23, यहाँ पर 6.022 भी दे सकता है। यहाँ पर गुणा 10 की घात 23 तो है ही, 2 भी दे सकता है, तो वो भी ऑप्शन हमारा सही है। ज़्यादा सही तो लगभग ये रहता है, कहीं कहीं ये भी देता है ये भी देता है, तो ऐसे अपने को दोनों ऑप्शन साथ में मेरे हिसाब से नहीं आएंगे। तो ये 10 की घात माइनस 23 से माइनस 34 से नहीं, 10 की घात माइनस 19 से नहीं, पहला ऑप्शन हमारा सही है। प्रश्न क्रमांक 20 है प्लांक नियतांक का मात्रक है। प्लांक नियतांक E बराबर h म्यू में होता है। जब प्लांक नियतांक होता है ये E बराबर h म्यू है, तो इसका प्लांक नियतांक h बराबर क्या हो जाएगा? E/न्यू। तो जूल अपॉन आवृत्ति, आवृत्ति क्या होता है? 1 बटा समय होता है, तो 1/सेकंड हो जाएगा, 1/सेकंड हो जाएगा। तो जूल गुणा ये जाएगा वापस ऊपर आ जाएगा, तो जूल गुणा सेकंड बटा 1, यानी कि जूल सेकंड कह सकते हैं। तो जूल सेकंड सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि h बराबर 6.62 गुणा 10 की घात माइनस 34 जूल सेकंड होता है। ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कि प्लांक नियतांक का मात्रक बताओ, वो तो होता है जूल सेकंड, ये तो हम अपने को पूछ लिया। लेकिन ये भी पूछ सकता है कि उसकी वैल्यू भी बताओ, तो उसकी वैल्यू 6.62 गुणा 626 भी लिख सकते हैं, 626 गुणा 10 की घात माइनस 34। प्रश्न क्रमांक 21 देखिए, 1 मीटर किसके तुल्य है? 1 मीटर किसके तुल्य है? 1 मीटर किसके तुल्य है? 10 की घात 10 एंगस्ट्रम, ये भी सही है। 10 की घात 10 एंगस्ट्रम में 1 मीटर होता है, ये भी बात सही है। यानी कि देखिए जब 1 एंगस्ट्रम में क्या होता है? 1 एंगस्ट्रम में क्या होता है? 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है, 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है, और 1 मीटर में 10 की घात 10 एंगस्ट्रम होता है, तो यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा सही है। और 10 की घात माइनस 3 किलोमीटर, देखिए एक किलोमीटर में कितने होते हैं? 10 की घात 3, यानी 1000 मीटर होते हैं। तो 1 मीटर में 10 की घात माइनस 3 किलोमीटर होंगे, यानी ये वाला ऑप्शन भी हमारा सही है। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी 10 की घात 2 सेंटीमीटर, तो ये भी ऑप्शन सही है, यानी डी वाला ऑप्शन सही है अपना सभी, यानी डी ऑप्शन है सभी। अब आते हैं रिक्त स्थान, अब आ जाते हैं रिक्त स्थान। किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, ये खाली स्थान है, यहाँ पर अपने को भरना है, तो क्या बराबर होता है? देखिए 1 मीटर बराबर हो जाता है 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर कह सकते हैं अपन 10 की घात माइनस 2 मीटर। तो भुजा है 1 सेंटीमीटर इसकी, तो घन का आयतन क्या हो जाएगा? भुजा क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 है, सेंटीमीटर क्यूब को हम लिख सकते हैं 10 की घात माइनस 2 मीटर की घात 3 है, यानी इसका भी क्यूब है, तो 10 की घात माइनस 6 मीटर क्यूब। तो इस प्रकार से इसका आयतन 10 की घात माइनस 6 मीटर क्यूब हो जाएगा। शीशे का अपेक्षिक घनत्व, अपेक्षिक घनत्व मैंने आपको बताया था, ये विमाहीन होता है, मात्रकहीन होता है। अपेक्षिक घनत्व 11.3 है, इसका घनत्व 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 11 यानी 11.3 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम मीटर की घात माइनस 3 है। तो अपेक्षित घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी,
रिलेटिव डेंसिटी अपने को दिखानी है तो पदार्थ का घनत्व बटा में हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व देखेंगे कितना होता है, पदार्थ का घनत्व हो जाएगा, अपने को चाहिए पदार्थ का घनत्व। रिलेटिव डेंसिटी अपने को दे रखी है 11.3 दे रखी है रिलेटिव डेंसिटी, तो 11.3 लगा दी हमने। और जल का घनत्व 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो इसको सोल्व करेंगे अपने को ग्राम में चाहिए, तो 11.3 गुणा 10⁻³ तो है, अपन ने किलोग्राम को क्या लिखा 10⁻³ ग्राम, यानी 10⁻³ ग्राम को अपन लिख सकते हैं 1000 ग्राम। और 100 सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब को यानी कि 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर को लिखा हमने 100 सेंटीमीटर की घात 3, तो 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन करना है। गुरुत्वीय नियतांक, अपने को गुरुत्वीय नियतांक जी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका विमीय सूत्र या इसकी वैल्यू पूछेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जी 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर है। इसका मात्रक भी याद रखना है अपने को, विमीय सूत्र भी याद रखना है, तो इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, यानी कि अब इसका ये सीजीएस में सेंटीमीटर क्यूब अपॉन ग्राम सेकंड स्क्वायर के अंदर अपने को इसका मान बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में किसी, जैसे ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे बल को डाइन में, जैसे कि न्यूटन को डाइन में 1 न्यूटन बराबर कितना होता है 10⁵5 डाइन, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। और 1 जूल में कितने होते हैं 10⁻7 अर्घ होते हैं, 10⁻7 अर्घ होते हैं, 10⁻7 अर्घ। तो अपन देखते हैं इसमें अपना गुरुत्वीय नियतांक जी का मान निकालना है अपने को, तो 6.67 गुणा 10⁻−11, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें हमने कैसे किया कि जो न्यूटन है, न्यूटन को अपन क्या कहते हैं द्रव्यमान गुणा त्वरण, तो किलोग्राम द्रव्यमान तो हो गया किलोग्राम, और त्वरण क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर अपन केजी स्क्वायर है वो अलग ही है। तो इस प्रकार से अपने को खोलना आना चाहिए इसको। तो अपने को सीजीएस में चाहिए तो 1 किलोग्राम का तो क्या लिख देंगे अपन 1000 ग्राम लिख सकते हैं, और सेकंड स्क्वायर को चेंज नहीं करना है, मीटर स्क्वायर को 1 मीटर में होते 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर लिख देंगे अपन। और किलोग्राम तो को ग्राम में करेंगे 1000 ग्राम, तो पहले तो अपन इसमें काट देते हैं, 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम को 1 किलोग्राम से एक इसके किलोग्राम की घात 1 बच जाएगी यहाँ पर, और ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर क्यूब हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 6.67 गुणा 10⁻−11 मीटर क्यूब अपॉन केजी गुणा सेकंड स्क्वायर, तो मीटर क्यूब हो गया यहाँ पर, और अपॉन में हो जाएगा केजी सेकंड स्क्वायर। तो 6.67 गुणा 10⁻11, इसको तो छेड़ना ही नहीं है अपने को, और यहाँ पर मीटर क्यूब यानी 100, 1 मीटर में हो जाता है 100 सेंटीमीटर, तो क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका क्यूब हो जाएगा, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते, तो 1000 ग्राम लिख दिया। सेकंड को कुछ बदलना ही नहीं, क्योंकि सेकंड सभी पद्धतियों में एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस पद्धतियों में सभी के मान बताइए और इनको समझाइए। तो ये तो आप क्वेश्चन आप देख लेना। 6.67 गुणा 10⁻−11 इंटू 10⁻6/10⁻3, तो इनको सोल्व करने पर अपना आंसर आ जाएगा 6.67 गुणा 10⁻8, ये ऊपर जाएगा 10⁻3 बचेगा, 10⁻3 को यहाँ पर माइनस का 11 है, प्लस का 10⁻3 बचेगा, तो माइनस का 8 बच जाएगा, 10⁻−8 बच जाएगा। यहाँ पर देखिए कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो यह 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी। यहाँ पर खाली स्थान दे रखा है, तो ये 5 मीटर चलती है। कैसे चलती है देखते हैं, तो अपन देखते हैं, ये v है, जो चाल से चल रही है वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा है,
18 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 18 किलोमीटर को अपन क्या लिख सकते हैं 1000 मीटर, और घंटे को क्या लिख सकते हैं 3600 सेकंड, यानी 60 गुना 60 3600 सेकंड। तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, 1 घंटे में हो जाते हैं 3600 सेकंड। तो इसको सोल्व करेंगे अपन, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, तो 10 में 2 का भाग जाएगा तो आ जाएगा 5 आंसर। समझ में आ गया? चले आगे, क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल अपन जानते 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन ये होता कैसे? देखिए इसका ओरिजिनल जो वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है ये इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 29 करोड़। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 29 करोड़ 97 लाख 92,458 मीटर प्रति सेकंड है। यानी कितनी बड़ी वैल्यू है ये प्रति सेकंड के लिए है। देखिए प्रति सेकंड के लिए, तो इसको अपन 2.99792458 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। तो अपन ने इसको सिमिलरली यानी लगभग क्या लिखा, इसको 3 लिख दिया, इसको 3 लिख दिया और 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड ऐसे लिख दिया। तो यहाँ तक अपने को क्लियर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, 1 मीटर में कितने प्रकाश वर्ष? ये देखिए प्रकाश वर्ष को मीटर में और मीटर को प्रकाश वर्ष में, ऐसे ये मात्रक पद्धतियों से, एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में क्वेश्चन पूछेगा 100% पूछेगा, क्वेश्चन 100% आएगा। तो 1 लाइट ईयर में क्या कितने होते हैं? 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। तो 1 मीटर में कितना हो जाएगा? 1/9.46 गुणा 10 की घात 15 लाइट ईयर, 10 की घात 15 लाइट ईयर, यानी 1 मीटर में 1 लाइट ईयर में होते हैं 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। तो यहाँ पर अपने को अपन ने स्टार्ट में क्वेश्चन में देखा था 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर होता है, तो 1 मीटर में कितने हो जाएंगे? 1/9.46 गुणा 10 की घात 15 लाइट ईयर हो जाएंगे। यहाँ पर क्योंकि बटा में आ गया, तो यहाँ पर देखिए 1000/946 गुणा 10 की घात -16 लाइट ईयर हो जाएंगे, और यहाँ पर 1.0057 गुणा 10 की घात -16 लाइट ईयर हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान एम तथा मापित मान का अंतर निरपेक्ष या परम त्रुटि कहलाता है। यह इम्पोर्टेंट है। निरपेक्ष या परम त्रुटि किसे कहते हैं? ऐसा भी अति लघुत्रात्मक में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ ये इम्पोर्टेंट इस प्रकार से है, जैसे कि ये ऑब्जेक्टिव है, तो ये निबंधात्मक में भी आ सकता है। निबंधात्मक में तो नहीं आएगा, लघुत्रात्मक या अति लघुत्रात्मक में भी आ सकता है। तो अपने को इस प्रकार से तैयारी करनी है कि अपना अति लघुत्रात्मक हो, लघुत्रात्मक हो या ऑब्जेक्टिव हो, कोई भी क्वेश्चन में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। तो आगे देखते हैं। हाँ, अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन के साथ साथ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी याद करके चला जाना। द्रव्यमान, एक तो द्रव्यमान याद करना, एक करना आवेश, इनका आवेश। न्यूट्रॉन का कुछ नहीं होता है आवेश, और द्रव्यमान हो गया, आवेश हो गया, ये याद करके जाना है। वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड होता है। ये वो वाला है, जैसे कि इसमें लाप्लास ने संशोधन किया, लेकिन न्यूटन ने क्या बताया था? 280 मीटर पर सेकंड ऐसे ही बताया था, लगभग था। तो उसकी कल्पना को गलत कर दिया था, और 332 मीटर पर सेकंड ये सही होता है। तो भौतिक राशि विद्युत धारा का मात्रक, जो 7 भौतिक राशि, एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ये तो इसका मात्रक तो होता है एम्पियर। 7 भौतिक राशियों का एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, निबंधात्मक या दीर्घोत्तरात्मक क्वेश्चन बन सकता है। 7 भौतिक राशियों के मूल 7 भौतिक राशियों के नाम और उनके मात्रक लिखिए, एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा। और पूरक मात्रकों के नाम लिखकर उनके मात्रक लिखिए, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। ये तो अति लघुत्रात्मक या ऐसे ही बनेगा। यानी समतल कोण
रेडियन, पहला है समतल कोण रेडियन, दूसरा है ठोस कोण स्टेरेडियन। ठोस कोण को कहते, ठोस कोण यानी कि स्टेरेडियन है, और समतल कोण यानी रेडियन। आगे देखिए, पूरक मात्रकों के नाम। ये वापस से रिपीट क्वेश्चन है। रेडियन तथा स्टेरेडियन। किसी भौतिक राशि की विमा से क्या तात्पर्य है? भौतिक राशि की विमा से तात्पर्य है भौतिक राशि को मूल मात्र को MLT के रूप में व्यक्त करने के लिए इनकी घातों, उन पर लगाई जाने वाली घातों को उसकी भौतिक राशि की विमा कहते हैं। अपने को याद रखना है, भौतिक राशि को मूल मात्र को MLT के रूप में व्यक्त करने के लिए उन पर लगाई गई घातों को उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। और एक अश्व शक्ति कितने वोट के तुल्य है? ये 746 वोट के तुल्य होती है। और किसी भौतिक राशि के परिमाण को एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति परिवर्तन का सूत्र लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सूत्र पर, ये अश्व शक्ति 746 वोट है, और इस सूत्र पर 100% कह सकता हूँ मैं कि इस सूत्र पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। N2 बराबर है N1, N2 बराबर है N1। ये जैसे कि एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति है, तो इसमें जो द्रव्यमान का होगा, जो द्रव्यमान का किलोग्राम, यानी कि यहाँ पर किलोग्राम का हो जाएगा, बटे में ग्राम का हो जाएगा, या ग्राम में ऊपर का हो जाएगा। एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा शायद इसका। तो ये अपने को सूत्र लिखना है। ये सूत्र भी पूछ सकता है, और इस प्रकार का एक बड़ा प्रश्न भी आएगा। ये देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, जिसमें मैं लेके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, और ये जिन पर इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोलो तो अपना ये उदाहरण है, दिए गए वंडरवाल समीकरण। जैसे ये वंडरवाल समीकरण दे रखी है, P+A/V² V-B/RT से A तथा B की विमाएं ज्ञात करनी है, जहाँ AB नियतांक है तथा PV/R क्रमशः दाब, आयतन तथा गैस नियतांक है। ये अपने PV बराबर nRT है, ये वाली समीकरणी है। लेकिन यहाँ पर क्या है, इनमें चेंज किया गया है थोड़ा बहुत, और इसमें से A और ये B की विमा अपने को पूछी है। तो इसमें क्या करना है ये मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, आप इसमें समझ सकते हैं कि जो P+A/V² है और V-B, यानी कि जब आप, जैसे आपको एक बात बताऊँ, ये A/V² है, ये भी दाब है, तो ये भी दाब भी होगा, क्योंकि दाब समान भौतिक राशियाँ होती है, वहीं जुड़ती है और वहीं घटती है। और ये आयतन है, तो ये B भी आयतन होगा। जैसे आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताऊँ मैं, तो आप जब सब्जी लेने जाते हो, सब्जी लिए आपने 1 किलोग्राम, तो उसमें सब्जी के साथ में क्या आप 2 लीटर दूध को थोड़ी जोड़ोगे? 2 लीटर दूध को साथ में थोड़ी ना जोड़ोगे। 1 किलोग्राम सब्जी में 1 किलो आलू, वैसे तो 1 किलो आलू है, और ऐसे कहेंगे तो कोई भी सब्जी, पूरी सब्जी के अंदर सब्जी को मिलाए तो वो ठीक है, लेकिन अलग अलग भौतिक राशियों की अलग अलग सभी में अलग अलग नहीं जुड़ सकती है। तो यहाँ पर देखिए, दी गई समीकरण में P+A/V² और V-B बराबर RT, दाब में केवल दाब को जोड़ा जा सकता है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि दाब है जिसमें दाब को जोड़ेंगे, दाब के अंदर किसी दूसरी भौतिक राशि को नहीं जोड़ सकते। और यहाँ पर P बराबर हो जाएगा A/V²। क्यों, ऐसे क्यों हुआ? अपने को चाहिए विमा। क्या करना है, इसकी विमा। जब दाब की विमा होगी, जो दाब की विमा होगी वहीं इसकी विमा होगी, जो क्योंकि दाब में जुड़ रहा है, ये दाब के अंदर जुड़ रहा है, तो ये दाब की विमा होनी चाहिए, इसलिए ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से A बराबर PV² और PV², तो यानी आयतन की विमा अपने को याद है, दाब की विमा याद है, तो यहाँ पर से निकल जाएगी M1L-1 T-2, ये दाब की है और ये आयतन की, इसका स्क्वायर हो रहा है, तो इसकी एक ही विमा क्या है, M1L5 T-2। ऐसा क्वेश्चन MCQ में भी आ सकता है, और ये बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। और यहाँ पर आयतन में से केवल आयतन घटाया जा सकता है। मैंने ये बात आपको समझाने की कोशिश की है,
मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी आपको। तो आयतन में आयतन को घटाया जा सकता है, जब दाब में आप आयतन थोड़ी ना जोड़ सकते हो, सही है ना। तो b बराबर हो जाएगा v बराबर हो जाएगा l क्यूब। l क्यूब तो इसकी जो विमा आ जाएगी वो आ जाएगी m0 l3 t0। तो इन दोनों की a और b की विमा निकल गई, a और b की विमा निकल गई। आगे देखिए प्रश्न क्रमांक 10 है, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर 3 स्टार लगाना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन और एक जो भौतिक राशि परिवर्तन के लिए दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा, 101% आएगा। प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, निम्नलिखित में सार्थक अंक की संख्या लिखिए। सार्थक अंकों की संख्या लिखनी है अपने को। जैसे इसमें 0.007 ये शून्य अंक है और ये अशून्य अंक है, तो ये पीछे लास्ट वाला अंक है, तो ये आगे जो 0 आते हैं उसको नहीं गिनेंगे अपन। तो इसमें कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 सार्थक अंक हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 अंक होंगे। 10 की घात 24 कितनी हो, 50 हो, 60 हो, करोड़ हो, कोई दिक्कत नहीं। 10 की घात को जब वो शून्य में गिनती में आ जाते हैं तो उनको गिनते नहीं, 10 की घात भले कितनी हो। तो ये वाले अपने 3 हो जाएंगे। सी वाला आ जाएगा 0.2370। अब ये 7 जीरो हैं, तो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो इसमें 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। डी वाला ऑप्शन देखिए 6.320, तो इसमें 4 सार्थक अंक हो जाएंगे। ई वाला देखिए इसमें भी 4 हो जाएंगे, क्योंकि ये 0 है, ये शून्य है जो अशून्य अंकों के बीच में आ गया, इसलिए यहाँ पर 4 हो जाएंगे। अगला देखिए एफ वाला है, इसमें 4 ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये आगे जब ये आगे गए तो इसका कोई मान परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ये 4 रहेंगे इसमें सार्थक अंक। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने 3 बार कह दिया आपको। ये देखिए मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, यह एमकेएस पद्धति को संशोधित रूप है। इसमें भौतिक राशियों को मूल, व्युत्पन्न तथा पूरक भौतिक राशियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसमें मूल भौतिक राशियाँ इधर लिख रखी है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। और इधर दे रखी है अपने को मूल मात्रक और इधर दे रखे है प्रतीक। तो पहला है अपना लंबाई का मात्रक होता है मीटर और इसको एम से प्रदर्शित करते हैं, इसका प्रतीक है एम। द्रव्यमान को करते हैं किलोग्राम से, और केजी, इसका मात्रक केजी है। समय को करते हैं सेकंड से, समय का मात्रक है सेकंड और इसको एस से प्रदर्शित करते हैं। और विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से करते हैं और इसका ए प्रतीक है। टेम्परेचर को का मात्रक है केल्विन और इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल और इसका प्रतीक भी मोल ही है और इसका मात्रक भी मोल ही। प्रदीपन की तीव्रता का मात्रक है कैंडेला और इसको सीडी से प्रदर्शित करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मैं इसी के लिए कह रहा था, ये 101% आएगा, ये क्वेश्चन 100% आएगा। क्वेश्चन ये आएगा, एक 101% की गारंटी लग रही है मेरे को। विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध व्युत्पन्न करना, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा। भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कोई एक भौतिक राशि अन्य किन भौतिक राशियों पर निर्भर करती है, इसका पता होना जरूरी है कि ये किस किस पर निर्भर करती है। वो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि एक उदाहरण से इस अनुप्रयोग को समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, इसका अनुप्रयोग समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एक सरल लोलक का आवर्तकाल, लोलक की लंबाई l, लोलक के द्रव्यमान m, गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो विमीय विधि का प्रयोग करते हुए आवर्तकाल का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। देखिए यह आवर्तकाल का अपने को सूत्र व्युत्पन्न करना है। तो इसने क्या क्या कहा कि लोलक की लंबाई यानी l पर l की घात x मान लेते कोई भी, और द्रव्यमान m की घात y मान लेते, गुरुत्वीय त्वरण g है, g की पावर z मान लेते हैं। तो ये
जो आवर्तकाल है वो किन किन राशियों पर निर्भर करता है, यानी इनके अनुक्रमानुपाती या समानुपाती कहते हैं। तो किन किन के प्रोपोर्शनल है, तो टी प्रोपोर्शनल इन तीनों से हो जाएगा। तीनों से क्या हो जाएगा, टी प्रोपोर्शनल एल की पावर एक्स, एम की पावर वाई और जी की पावर जेड, और टी की पावर आ जाएगा यहाँ पर। जब ये प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा, यहाँ पर इसका चिन्ह हटेगा, जब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक नियतांक आएगा। नियतांक कोई भी आता है, के मान लेते हैं अपन, क्या आता है। यहाँ एक्स वाई जेड अपने को तो ज्ञात करना है कि विमाहीन नियतांक है, विमाहीन नियतांक है। यहाँ पर देखिए एल एच एस की विमा, टी की विमा, और एम जीरो एल जीरो टी। यहाँ पर जो एल एच एस है ये टी है, तो इसकी विमा है, जो इसकी विमा होगी वो आगे जाके हम बताएंगे अभी आपको। जो इसकी एल एच एस की विमा है टी है, जो T1 है, और आर एच एस की विमा के एल की पावर एक्स, एम की पावर वाई और जी की पावर जेड की विमा दोनों की समान होंगी। टी आवर्तकाल समय, टी है यहाँ पर आवर्तकाल समय। जो एल की विमा है वो L1 हो जाएगी, एम की है M1 हो जाएगी, जी की है वो L1 T-2। यह कैसे हुई, जी होता है अपना त्वरण, क्या होता है त्वरण, क्या होता है त्वरण, और इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर को हम लिखते हैं L1 और सेकंड स्क्वायर को लिखते हैं टी स्क्वायर, यानी टी से। तो L1 ये दो की घात ऊपर दो चले जाएगी तो माइनस में चली जाएगी, तो L1 T-2 इस प्रकार से आई। हाँ, त्वरण की भी इम्पोर्टेंट विमेय सूत्र है, ये भी इम्पोर्टेंट विमेय सूत्र है, तो इसको भी याद करके जाना है। तो यहाँ पर देखिए L1 की पावर x है, M1 की पावर g है, L1 T-2 की पावर z है। तो यहाँ पर L की पावर, यहाँ पर इसमें कैसे किया ये देखिए आप। तो जब यहाँ पर स्टार्ट किया आप इसमें, तो यहाँ पर किया L की पावर 1 है, यहाँ पर तो L की पावर x, यानी ये तो हो गया L की पावर x, और ये L की पावर z है, यानी कि 1 से गुणा हुआ तो वो z। तो जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है, इसलिए L की पावर x प्लस जेड। m कोई और है ही नहीं, इसलिए m की पावर y है। यहाँ से -2 की पावर गुणा हुई तो -2 की पावर z, इस प्रकार से आया। यहाँ पर एल एच एस की विमा आर एच एस की विमा के बराबर होगी, तो ये M0 L0 T1 है। जब इनको दोनों को समान रखेंगे दोनों तरफ, जब ये M1 ये MLT है, दोनों समान है, ये LMT है भले ही, तो इनको सही जगह पर सही क्रम के व्यवस्थित, यानी कि y बराबर तो हो जाएगा 0। अब इस प्रकार से अगर हम इनको आधार समान है तो इनकी घातों की तुलना कर सकते हैं। घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करेंगे तो यहाँ पर m की तुलना y की तुलना करेंगे तो y का मान आ रहा है अपने पास 0, और x प्लस जेड, यानी ये 0 है, ये L की पावर 0 है, तो इसका मान आ रहा है x प्लस जेड बराबर 0 आ रहा है। और T1 बराबर क्या आ रहा है, यानी कि 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1 बराबर क्या आ जाएगा, -2z, क्या आ जाएगा, -2z। तो हमारा x प्लस जेड बराबर 0 आ रहा है, तो x माइनस जेड बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर -z आ जाएगा। ये उधर जाएगा तो x बराबर आ जाएगा -z, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x बराबर का -z आ जाएगा, x बराबर -z आ जाएगा, और x बराबर -z बराबर 1/2, y बराबर 0 है, और -2z बराबर क्या आ जाएगा 1, तो इसका मान क्या आ जाएगा, -1/2, क्या आ जाएगा, -1/2। तो क्या आ जाएगा, t बराबर k L की पावर 1/2, m की पावर 0 और g की पावर -1/2। किसी की भी पावर 0 हो जाएगी तो उसका मान आ जाता है अपने पास 1, क्या आ जाएगा 1, तो ये तो हो जाएगा 1। तो L की पावर 1/2 है और g की पावर 1/2 है, और k है, k विमाहीन राशि है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/2 घात होती है तो उसको हम अंडर रूट में तो लिखते हैं, तो t बराबर क्या आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा k अंडर रूट में L/g, और यही दोलक के आवर्तकाल का सूत्र है, यही दोलक के आवर्तकाल का सूत्र है। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार बना देता हूँ मैं। पहला है खगोलीय मात्रक 1 AU,
1 AU में कितना आ जाएगा 1.1.5 10⁻11 है। यहाँ पर क्या है 11 है, यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर 10⁻11 मीटर। और एक प्रकाश वर्ष तो आपको बताया था कि लाइट ईयर 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। एक पारसेक होगा 3.1 गुणा 10⁻16 मीटर। और ये अपने को ध्यान रखना है, पारसेक होता है वो बड़ा होता है लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष से, और प्रकाश वर्ष से ये जो एयू होता है यानी खगोलीय मात्रक, ये खगोलीय मात्रक कहते हैं इसको। एक मिनट, पारसेक है, पारसेक लाइट ईयर से बड़ा होता है और खगोलीय मात्रक से लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष और पारसेक दोनों बड़े होते हैं। तो ये इस चैप्टर के यानी कि पहले चैप्टर का पूरा निचोड़ बता दिया मैंने आपको, पूरा निचोड़ बता दिया मैंने। तो इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।